ठीक है, सो गाइज लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी आर स्टार्टिंग नाउ बुक नंबर 3। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम? बुक नंबर 3। सो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बुक नंबर 3। बुक नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो वी आर फोकसिंग अलॉट ऑन व्हाट बेटा? एनालिसिस पार्ट। वी आर फोकसिंग अलॉट ऑन व्हाट? एनालिसिस पार्ट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूँ, Recording in progress. अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जब बात होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जब बात होती है, तो हम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या तुम्हें क्लास 11th का थोड़ा थोड़ा याद है कि जहां पे हम ये कहते थे कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं? डू यू रिमेंबर दैट? कुछ ऐसा याद है क्या आपको? याद है हम कहते थे कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, क्लास 11th में जब हम पढ़ते थे तो अकाउंटिंग की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम ये कहते थे कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फिर इफ यू रिमेंबर हम समरी बनाते थे। क्या बनाते थे? समरी। फिर हम कहते थे कि यार समरी के बाद आप एक इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करते हो और फाइनली फिर वो कम्युनिकेट करते हो लोगों तक। यस के नो? तो अब आपके पास वो वाला चांस अब आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके पास वो चांस आएगा कि जब आप ये देख सकते हो कि यार ये जो समरी है, कंपनी ये समरी कैसे बनाता है, पार्टनरशिप और उनकी आपने देख रखी है। आपको इस वाली बुक में चांस मिलेगा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की। अगर आप मुझे पूछोगे दिल से सर पूरी क्लास 12th में आपको पढ़ाने में क्या मजा आता है, तो मैं कहूंगा सबसे कम मजा किसमें आता है? पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि वो एक चीज है, मतलब गिनती के 50 क्वेश्चन अगर मैं कराऊं तो पूरी पार्टनरशिप हो जाए। पर किताब वालों ने हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन डाल रखे हैं और फिर बच्चा भी मतलब ये टारगेट लेके आता है, सर आप 50 क्वेश्चन करा दो, 60 करा दो। अरे बेटा उसको भेज अंदर, नया चैप्टर चालू हो गया है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, इधर आ। नया चालू हो गया दोस्त चैप्टर, बैठ तू आज। हाँ नहीं, किताब ही नहीं करती तेरे लिए, तू बैठ आराम से। आ रहा समझ में? बुक ही नहीं करती बेटा। हाँ जी। सो मैं ये कह रहा था कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा यार बुक नंबर 1 टेक्निकली जो पार्टनरशिप है, मतलब हद से हद मान लो तो 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर आप कर लो पूरी पार्टनरशिप आ जाए। सर तो फिर 100 ही करा के खत्म कर देते, क्यों आपने टाइम पास किया? आ रहा समझ? तो उसके दो कारण है। आ रहा समझ? मैंने ऐसा कोशिश करी थी जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया स्कूलिंग में, लेट स्टार्ट किया मैंने सबसे। मैंने कोशिश करी थी, मैं एक छोटे से नोट्स लेके आया और मैंने कहा कि ये 100 क्वेश्चन में पूरी पार्टनरशिप है। आधे बच्चे चले गए, उनको लगा शायद आधा कोर्स कराऊंगा मैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बच्चा जो आता है वो इस माइंडसेट से आता है पहले दिन। जैसे देखो आज के दिन माइंडसेट बदल जाता है बच्चे का। आ रहा समझ? तुम्हें आज अच्छा लग रहा है सुन के कि सर 100 क्वेश्चन एंड में कराएंगे और पूरी पार्टनरशिप हो जाएगी, बट उस दिन जब अगर पहले दिन कोई आता और मैं उसको ये कहता, मैंने कहा यार 100 क्वेश्चन कराऊंगा पूरी पार्टनरशिप हो जाएगी, पहले दिन बच्चा क्या जोश में रहता है। हमारी किताब में तो हर चैप्टर में 100 इलस्ट्रेशन और 100 अनसॉल्व्ड है। 200 के आप पूरे पार्टनर, मतलब 200 इंटू 6 1200 क्वेश्चन के आप 100 ही कराओगे, मतलब क्या है? आप तो कुछ छुड़वा दोगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो शुरुआत में बच्चा उस तरह से लेता है। आ रहा समझे? फिर क्या होता है, इस मेंटालिटी को, 1200 क्वेश्चन वाली मेंटालिटी को बुक बुक फ्रेटर्निटी भी सपोर्ट करती है। किताबों के पन्ने ज्यादा मतलब प्राइस भी ज्यादा। अरे यस के नो? तो तुम्हें स्टूडेंट की नजर से नहीं, किस नजर से देखा जा रहा है? प्रोडक्ट की नजर से। तुम कस्टमर कस्टमर एक इग्नोरेंट आदमी नहीं होता है, कस्टमर एक इन्फॉर्म्ड आदमी होता है। ऐसा भारत सरकार कोशिश कर रही है, बीएस में एक टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ हाँ, मतलब कुछ नहीं है। हाँ बेटा तेरे वाले केस में 100% सही बोल रहा है तू। ओके, सो जो मैं कह रहा था, अगर मुझे तीनों बुक में आप कहोगे पार्टनरशिप पढ़ाने में मजा आता है, बट सीए फाउंडेशन की, सीए इंटर की, ये वाली पार्टनरशिप, क्योंकि बहुत छोटे से टॉपिक को इतना लंबा उन्होंने रबर बैंड की तरह स्ट्रेच किया है कि वो मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। आप एक बार घुस गए पीएसआर में, अब 2-3 महीने बाद ही निकलोगे आप डिसोल्यूशन पे, तो मतलब 3 महीने तक एक ही टॉपिक चल रहा हो। आ रहा सुनने? मतलब, और बच्चे भी इतने, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट कभी पढ़ाने में आ जाता है वो सिर्फ बच्चे की वजह से आता है। क्योंकि बच्चे को पिछला एडमिशन का बुलाया, वो रिटायरमेंट में ऐसा फील देता है मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो वो थोड़ा बस उसकी उसकी वजह से थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में कि ऐसा नयापन लगता है। ऐसे लगता नहीं है कि इनको यही पिछले चैप्टर में मैं पढ़ा के आया हूँ, 100 क्वेश्चन करा के आगे आया हूँ। फिर मैं डेथ पे आता हूँ तो भी सेम फीलिंग रहती है। तो ऐसा कुछ नयापन तुम कम फील होने देते हो, बट पर्सनली पढ़ा पढ़ा के सेम चीज थोड़ा लगता है। शेयर कैपिटल में थोड़ा और इंटरेस्ट आता है क्योंकि क्वेश्चंस कम है और थोड़ा सा
उसमें कवरेज बहुत, रेपिटेशन बहुत कम है, बार बार ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बात जो पार्टनरशिप में है वो कम है। थर्ड बुक आते आते एवरीथिंग बिकम्स लॉजिकल, मतलब ऐसा मजा आता है पढ़ाने में। मतलब तुम मुझे बोलोगे कि सर अब तो वैसे जो टाइम रहता है बच्चे को भी मजा आता है कि सर 100 क्वेश्चन में पूरी पार्टनरशिप रिवाइज करा दो, तो अब तो तुम्हारा और मेरा इंटरेस्ट बहुत अलाइन होता है। आ रहा समझ में? तो अब से जो आगे 6 महीने पढ़ाना है उसमें मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए आपको मैंने पहले भी कहा मैं लगभग 6-7 बार इस जो बचे हुए ड्यूरेशन है उसमें मैं पूरा का पूरा 6-7 बार अच्छे से सिलेबस करा दिया करता हूँ। क्यों? क्योंकि मजा आता रहता है। हाँ हाँ, तू चाहे तो तेरे को 8-9 बार भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मतलब बच्चा हाथ जोड़ लेता है, बाप मत पढ़ाओ। सो लेट्स बिगिन विद दिस नोट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली किताब, और खूब मजा आएगा। अब देखो, अब हमने क्लास 11 में पढ़ के, अब देखो एनालिटिकल वाली बात है। अब जितने बच्चे अभी जो गड़बड़ परफॉर्म कर रहे हैं, पीटीएम हुई, माता पिता से भी बात हुई, उनको भी अंदाजा है कि तुम गड़बड़ परफॉर्म कर रहे हो, मुझे भी अंदाजा है। तो अब तुम्हारा ये है कि तुम स्टार्ट करो ये सोच के कि ये नई किताब स्टार्ट हो रही है, तुम्हारा कोर्स यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद शेयर कैपिटल, उसके बाद पार्टनरशिप। बट ऐसा मत करना कि अब अगला 1 महीना जो इस किताब का है वो तुम गड़बड़ कर दो। अच्छे से साथ साथ पढ़ते हुए चलना और रोज का रोज रिवाइज करना, और फालतू के चक्करों में अब मत पढ़ना कि स्कूल का ये एग्जाम आ गया तो ये छोड़ देते हैं, रोज का नहीं पढ़ रहे, स्कूल के एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बट रोज का जो रूटीन है वो आपको फॉलो करना। नहीं तो अभी तक देख लिया ना, आ रहा समझे? अभी तक देख लिया, आ रहा समझे? तुम चाहिए तो गुमनाम बच्चों के खत भी दिखा दूं, बच्चे ये मानते हुए मिलेंगे तुम्हें कि हाँ हाँ सर सही बोल रहे हो, स्कूल के एग्जाम आ गए, 10 दिन बिल्कुल मोह माया से मुक्त होकर पढ़ाई करी, नंबर 10 आए, कुछ मतलब निकला नहीं, करंट पढ़ाई भी गई वो भी गई। तो आप अब फोकस करो कि इस किताब से आपका कोर्स पूरा चालू हो रहा है। अगर आप अभी से भी मेरे साथ लगोगे, मैं आपको अगले 1 महीने में थर्ड बुक पूरी कवर करा दूंगा। इस बीच में आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स भी रन करूंगा मैं, जिसमें मैं शेयर कैपिटल और डिबेंचर एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से, जैसे आपको बचपन याद होगा क्लास 11 का, वैसे एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से मैं ऑफलाइन में आपको पूरा का पूरा शेयर कैपिटल और डिबेंचर कवर कराऊंगा। आ रहा समझ में? वीक में उसकी 2 या 3 क्लास रखूंगा, मेरा टारगेट है हर हफ्ते में एक चैप्टर कराना, जिनको एक्स्ट्रा के पढ़ना है वो पढ़ सकता है। तो शेयर कैपिटल, और वो जो क्लास होगी वो 1.5 घंटे की होगी, उसमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर टारगेट है बस मेरा। वो एक बार खत्म हो जाएगा फिर हम उल्टा चलेंगे, डिबेंचर डिसोल्यूशन पकड़ेंगे, ऐसा करके वो चलता रहेगा। तो आपके पास टाइम है, इनकेस आपका बचपन बहुत ज्यादा अंधकार में है तो भी मेरे साथ आप ये जो बुक खत्म होगी उसके 15-20 दिन बाद भी पुराने सारे चैप्टर्स रिवाइज करके आप खत्म कर सकते हो, आपके ऊपर है। 100% ऑफलाइन क्लास सामने बैठ के पढ़ाऊंगा मैं, बट तुम्हारे ऊपर है। आ रहा समझ में? आपको रोज का रोज काम, अब डेफिनेटली पुराने पाप धोने हैं तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड बुक अपनी चलेगी, थर्ड बुक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, तुम्हारा दिल खुला है, दिल साफ है, तुम्हें लगता है कि नहीं हम एक टाइम पे थर्ड किताब ही कर सकते हैं सर, आप सेकंड कराओगे फिर रायता फैल जाएगा, सेकंड छोड़ दो, अभी थर्ड पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? थर्ड। उतना ही लो जितना तुम डाइजेस्ट कर पाओ। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि नहीं सर सेकंड और थर्ड बुक मिक्स हो जाएगी, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उस केस में फोकस करो किस पे? थर्ड किताब। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसमें आप देखो ये जो समरी है, ये जो समरी है इसमें आप सीधा सा देखो, आप इसमें फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। क्या बनाते हो मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल अकाउंट्स। अरे हाँ या ना? तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो हम अभी पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं, जिसमें मैं अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 दिन लूंगा, इसमें मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे पढ़ाऊंगा कि क्या होते हैं। फिर ये जो आगे वाला पार्ट है एनालिसिस, उसमें हम इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 टॉपिक है, एक है रेशो और एक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कैश फ्लो। मतलब बहुत ही प्यारे टॉपिक है, मजा आ जाएगा। आ रहा समझे? अब देखो, अब मैंने कहा सबसे पहले इसके लिए भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन के लिए कंटेंट बना दिया है इसमें। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहला सवाल जो आता है, सर अभी तक जो आपने पढ़ाया पार्टनरशिप में आप पढ़ा रहे थे, पहले आप पढ़ा रहे थे, कभी भी आपने ये नहीं कहा मुझे कि सर ये फॉर्मेट है, बैलेंस शीट बेटा ऐसे बनानी है। हम बैलेंस शीट एक कुछ भी बीच में लाइन खींच के दोनों तरफ कुछ भी बना के आपको एसेट लायबिलिटी लिख के देते, कभी कोई एसेट पहले ऊपर लिख के दे रहे हैं, कोई लायबिलिटी नीचे लिख के दे रहे हैं, आप कभी नहीं टोकते थे। बट यहाँ पे आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताओगे, ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कंपनीज एक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ पे? एक
कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आ गया मतलब एक्ट लग गया, मतलब ये कानून बन गया मेरे प्यारे लाडलो। क्या बन गया? ये कानून। तो कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आज फॉर एग्जांपल कभी भी कोई गुस्सा आ जाए तो ऐसा क्यों होता है, अपन मारना पीटना क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि इंडियन पिनल कोड है, ऐसे मारना वारना लाउड नहीं है। आज तुम्हें गुस्सा आता है तो चाकू लेके हम सेब क्यों काटते हैं? किसी की गर्दन क्यों नहीं? क्योंकि इंडियन पिनल कोड है, कानून कहता है यार ये काम तुम्हें नहीं करना है। तो अब अगर कानून कह रहा है कि भैया पार्टनरशिप और वो जो आप करते हुए आए वो करते रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो प्यारे लाडलो उस वाले केस में आपको स्केड्यूल 3 में, कौन से 3 में बेटा? स्केड्यूल 3 में, स्केड्यूल 3 में आपको बकायदा फॉर्मेट दे रखा है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पीएनएल कैसे बनेगा। एक और चीज, यहाँ पे पीएनएल को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। अब क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पीएनएल अकाउंट था, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, ये क्यों है मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा, आप समझो। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो, कानून जहां पे भी आता है इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स लॉजिकली, क्योंकि कानून बनाया इसका मतलब कोई लॉजिक है। आ रहा समझे? अब देखो यहाँ तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि पार्टनरशिप में फॉर्मेट क्यों नहीं फॉलो करते, यहाँ पे क्यों करते हो, तो आप बोलो कि भैया कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 बोलता है कि इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट, इसी फॉर्मेट में पीएनएल बनाना है, मतलब वैसे ही बनाने का है। am I मेकिंग सेंस? अब ध्यान से देखना। दूसरा, ये जो थ्योरी मैं आपको चैप्टर से पहले बताता हूँ थोड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है पता है तुम्हें? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आजकल वो एक एक नंबर के सवाल आते हैं। तो अगर तुम में से कोई 97, 98, 99, 100 वाला है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर कोई 33 वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर से आगे गाड़ी, हाँ कोई ऐसी रेंज में 60 to 80 उसके एक दो नंबर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे, बट जो बिल्कुल लोअर या बिल्कुल अपर, उन दोनों ही केसेस में बेटा थोड़ा सा इस थ्योरी का इंपैक्ट पड़ेगा। देखो व्हाट आइटम्स आर इंक्लूडेड। अब सवाल ये उठता है, आप बार बार ये तो कह रहे हो कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आखिरकार आता क्या है? तो बेटा चार स्टेटमेंट आते हैं, चार चीजें आती है। पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, फिर एक नोट्स टू अकाउंट्स, फिर एक कैश फ्लो। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं आपको, ठीक है? समझाता हूं। देखो जब मैं ये कह रहा हूं भाई, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे चार चीजें आ रही, मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीजें आ रही है। पहली चीज मेरे पास बैलेंस शीट आ रही है मेरे प्यारे लाडलो। क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पे? बैलेंस शीट मेरे प्यारे लाडलो। मेरे पास उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ रहा है। क्या आ रहा है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ रहा है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है? नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है? उसके बाद मेरे पास आ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके चलो अब देखो, मैं जब यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर रहा हूं तो मेरे पास, जब मैं कैश फ्लो की बात करता हूं, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चारों चीजें आएंगी जिनको हम सारे के सारे को बनाना भी सीखेंगे इस पूरे के पूरे पार्ट में। बट अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो चारों हैं इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है फिक्स्ड है, मतलब जो आप बोर्ड में बैठने जाओगे उससे पहले मुझसे पूछ लेना, मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि गिनती के 20-25 ही सवाल है जिसमें से एक एक नंबर के सवाल आने, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसमें से डायरेक्ट सवाल आ जाता है, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है? अब आपको सेलेक्ट कर देना, भैया ये नहीं है, ये है, अरे हाँ या ना। तो इसलिए आपको ये दिमाग में सेट होने चाहिए। ये भी डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि भैया कौन से शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिख रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। एक और चीज बता दूं मैं तुम्हें, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे नाम बोला ना, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 का पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा मेरे प्यारे लाडलो, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा पार्ट 2 में। किसमें दे रखा बेटा? पार्ट 2 में। आ रहा समझे? पार्ट 2 में दे रखा है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो मैं तुम्हें कह रहा था कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है और जो आप पहले बनाया करते हैं पीएनएल अकाउंट, दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ तो फर्क होना ही चाहिए, राइट? नहीं तो सेम हो जाएगा। तो आ जाओ, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड अकाउंट। अब देखो, जब आप किसी चीज का स्टेटमेंट बनाते हो मेरे प्यारे लाडलो, क्या बोला मैंने? जब भी आप किसी चीज का स्टेटमेंट बनाते हो मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट वर्टिकल बनता है। कैसे बनता है? वर्टिकल। जैसे मान लो आप ऐसे बनाओ, सेल्स माइनस COGS विल गिव यू GP,
वैसे पीएनएल का फॉर्मेट ये नहीं है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, मैं बताऊंगा। बट मान लो जब मैं इस तरह की कोई चीज बनाता हूं तो मैं कहता हूं ये वर्टिकली जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ये एक स्टेटमेंट है। क्या ये एक स्टेट? वहीं पे अगर मैं ये कह दूं आपको कि मैं एक पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं और मैं पीएनएल अकाउंट में यहां पे ये चीज प्रेजेंट करने लग जाऊं, इस तरफ सेल्स लिखूं, इस तरफ सीओजीएस लिखूं और मेरे पास यहां पे बैलेंसिंग फिगर जीपी आए, तो मैं यहां पे ये जो बना रहा हूं ये क्या हो गया? मेरा अकाउंट। तो कहने का मतलब है ये जो स्टेटमेंट बनता है ना मेरे प्यारे लाडलों, ये बनता है वर्टिकल। कैसे बनता है? वर्टिकल, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे, ठीक है। और ये जो बनता है ये बनता है हॉरिजॉन्टल। कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो बनता है और वर्टिकल जो बनता है, दोनों में मेरे ख्याल से आपको अब डिफरेंस आपको पता पड़ गया होगा कि आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो क्योंकि वहां पे अकाउंट फॉर्मेट में बनता था इसलिए हम पीएनएल अकाउंट कह देते थे, यहां पे वही प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, बट क्योंकि हम वर्टिकली बना रहे हैं देयरफॉर वी आर सेइंग इट इज व्हाट बेटा? स्टेटमेंट ऑफ। देखो मैं आपको इसका भी लॉजिक दे रहा हूं, स्टेटमेंट और अकाउंट का। तो मतलब अब आपसे अगर कभी कोई पूछ ले या आपकी जबान कभी लड़खड़ाए कि यार पीएनएल अकाउंट है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, आई थिंक लॉजिकली आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो यार। हाँ बोल बेटा। नहीं, अकाउंट जो होता है उसमें हॉरिजॉन्टली बनता है, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। जब आप स्टेटमेंट बना रहे हो कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वैसे तो ऑलरेडी अब आपको इन चारों पता ही पड़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। तो अब डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, बट डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये पूरे के पूरे अकाउंट्स की समरी होती है। आप देखो ना, आपके पूरे अकाउंट्स में कितनी चीजें होती हैं मुझे बताओ भाई? टेक्निकली एक एसेट होगा, एक लायबिलिटी होगा, एक एक्सपेंस होगा और एक क्या होगा? इनकम। अरे हाँ या ना? अब आप मुझे बताओ, आप जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना रहे हो आप इन दोनों को कंसिडर कर रहे हो? अरे हाँ या ना? व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आप क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप क्या ले रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर कर रहे हो। अब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो मेरे प्यारे लाडलों, तो वहां पे आप एसेट और लायबिलिटी ले रहे हो, हाँ या ना? बोलो यार, बोलो यार। क्या आपके दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? अच्छे से? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा अब अगर आप यहां पे देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? पूरे के पूरे अकाउंट्स की समरी है, क्योंकि आपके जितने भी अकाउंट हैं, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? इसमें जाके मर्ज हो रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो मैंने कहा दिस इज नथिंग बट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज नथिंग बट माय व्हाट बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। क्लैरिटी है? अब देखो, मैंने कहा यहां पे the balance sheet shows the asset and liabilities and the capital on a certain date and income statement showing the result, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड के तौर पे दिखता है। अरे यस कि नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट लायबिलिटी कैपिटल आपको बैलेंस शीट दिखा देता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है वो कौन दिखा देता है मेरे प्यारे लाडलो? वो कौन दिखा देता है आपको? वो कौन दिखा देता है? इनकम स्टेटमेंट। क्या आपके दिमाग में सेट है क्या गाइस? क्या कोई डिफिकल्टी है इसमें? वी विल नॉट टॉक अबाउट द नेचर वाला पार्ट, दैट यू विल गेट। Okay, now let's try to understand, let's try to understand, हाँ, let's try to understand this format now यार। let's try to understand this format। अब यहां पे आप देखो, बैलेंस शीट जो होती है हम कैसे बनाते हैं? हम अभी अब डायरेक्टली किस पे आए बेटा? बैलेंस शीट। हम लोगों ने समझ लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें होती है? नंबर वन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बैलेंस शीट और पीएनएल में से कौन सा पोजीशन स्टेटमेंट है, तो क्या बोलोगे? बैलेंस शीट और पीएनएल में से कौन सा पोजीशन स्टेटमेंट है, तो क्या बोलोगे? कैसे? और अगर मैं पूछूं पीरियड स्टेटमेंट कौन सा है, बैलेंस शीट या पीएनएल? वाई पीएनएल? तनुष्या? देखो, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो
तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है एज एट, आ रहा समझे? इसका मतलब ये आपकी पोजीशन बता रहा है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, मतलब पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पे। वहीं जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखते हो, वो आपको पूरे साल में क्या हुआ, उस पीरियड में क्या हुआ वो बताता है। अरे हाँ या ना? अब कई बच्चे ऐसे रट के जाते हैं, बैलेंस शीट इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इज नोन एज। तो बेटा ऐसा हमें गलती नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसी कितनी चीजें याद रखोगे, समझ के जाओगे तो आपके सामने जो सवाल आएगा आप जवाब दे दोगे। क्लैरिटी है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा पीएनएल, हमारे को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूरे एक साल में, 6 महीने में, 3 महीने में क्या एक्टिविटी का रिजल्ट आया वो बता रहा है। तो वो पूरे पीरियड की एक समरी दे रहा है आपको, जबकि बैलेंस शीट एक पॉइंट पे बता रहा है। अगर तुम एक दिन पहले की बैलेंस शीट निकालोगे तो एसेट लायबिलिटी अलग आएगा ना यार। अरे हाँ या ना? वो एक पॉइंट पे बता रहा है, क्या बता रहा है, एक पॉइंट। क्लैरिटी है? चलो नाउ इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भैया मैंने क्लास 11th में भी ऐसा कुछ तो पढ़ा था, कैसा पढ़ा था समझना। मैंने क्लास 11th में लेके चल रहा हूं वापस थोड़ा थोड़ा। आपने क्या कुछ ऐसा पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से एक टॉपिक पढ़ा था क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन में इफ यू रिमेंबर एक इक्वेशन थी हमारे पास, क्या थी यार वो? कह रहा क्लोजिंग स्टॉक, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी, नहीं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अरे यस के नो यार? तो अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं मैं आपको। अब क्या होता था, बच्चे को ना जब 11th में पढ़ाते थे बड़ी डिफिकल्टी होती थी। थोड़े दिनों तक तो वो बच्चा सिर्फ यही पूछता रहता था कि ऐसा क्यों। मतलब हम कहते थे कि यार कैपिटल भी अपने आप में एक लाइबिलिटी है, तो वो बच्चा कहता था कैपिटल तो मतलब मालिक का पैसा हो गया, तो आप उसको लाइबिलिटी में क्यों लिखते हो, वो लाइबिलिटी क्यों होती है? सही पूछता था बच्चा, कंफ्यूज होता था। फिर हम उसको कहानी सुनाते थे बिजनेस एंटिटी की, डू यू रिमेंबर दैट? फिर हम कहते थे बिजनेस अलग, ओनर अलग, याद आ रहा है क्या? बिजनेस अलग, ओनर अलग, आ रहा समझ? चलो, बिजनेस अलग और ओनर अलग, हम ये कहानी उसको सुनाया करते थे और वो कहानी सुनता था, संतुष्ट हो जाता था। बट हर एक ऐसा तो नहीं हो सकता रियल लाइफ में, जब कंपनी है तो कंपनी के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर एक आदमी जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है यू विल अंडरस्टैंड कि वो सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ के कंपनी में इन्वेस्ट करके आएगा। नॉट पॉसिबल। साइंस का बच्चा भी इन्वेस्ट करेगा, आर्ट्स का बच्चा भी करेगा, ऐसा थोड़ी है कि तुमने मोनोपोली ले रखी है। अरे हाँ या ना? तो इसलिए क्या होता है, जब कंपनी का नया फॉर्मेट बनाया गया तो उन्होंने कहा यार अब हमें ना बाइफरकेट करना पड़ेगा। हम ये नहीं ले सकते कि बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होती है, हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं एक साइड होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसलिए आप देखो जब आप नई बैलेंस शीट देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटी नहीं मिलता आपको, क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या मिलता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? इक्विटी एंड लायबिलिटी। जबकि आप पार्टनरशिप की, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट देखोगे, यहाँ पे क्या मिलता है सिर्फ देखने को? लायबिलिटी। क्या मिलता है? लायबिलिटी। सही बोल रहा हूँ? आ जाओ वापस वापस। अब मैंने कहा कि यार जो नई बैलेंस शीट है उसमें इसी का ही बाइफरकेशन है एक्चुअल में। मतलब अगर आप देखोगे, इन्होंने एसेट को दो पार्ट में बांटा। किसको दो पार्ट में बांटा? एसेट। कौन से दो पार्ट में बांटा इन्होंने? इन्होंने कहा कि एक एसेट होता है जिसको आप करंट कहते हो। क्या कहते हो आप? करंट एसेट। आराम से देखेंगे अभी, आप टेंशन मत लो। एक एसेट होता है जिसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। कौन सा एसेट? नॉन करंट एसेट। ठीक है। अब इन्होंने कहा दूसरा ये जो है, दूसरा कौन सा? दूसरा ये जो है, कौन सा वाला दूसरा भैया? कैपिटल। कैपिटल को दो पार्ट में बांटा इन्होंने, सेम टू सेम इन्होंने लाइबिलिटी को भी दो पार्ट में बांटा और इन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसे आपको करने का है। बोले ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले कैपिटल को दो पार्ट में बांटा, तो पहला पार्ट आ गया नॉन करंट। क्या आ गया? नॉन करंट लाइबिलिटी। सॉरी, नॉन करंट क्या है? नॉन करंट तो लाइबिलिटी में डालना है। आ जाओ, पहला है शेयर होल्डर फंड्स। क्या है बेटा? शेयर होल्डर फंड्स। अब समझना भाई, कंपनी के केस में शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है? कंपनी के केस में शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है?
शेयर होल्डर फंड होता है जो पैसा हमें किसको देना है, ओनर को। किसको देना है, ओनर। तो इसलिए आप कोई नई बैलेंस शीट देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा यार इक्विटी मतलब वो पैसा जो हमें किसको देना है, शेयर होल्डर। मतलब इसको बैलेंस शीट में, इसको नई बैलेंस शीट में इसको इक्विटी नाम से बोला गया है। किस नाम से बोला गया है, इक्विटी। और इक्विटी को लायबिलिटी के बराबर हेडिंग के तौर पे लिखा गया है। किस तौर पे लिखा हुआ है, हेडिंग के तौर पे। क्लैरिटी है मैं क्या कह रहा हूं, सुनना सुनना ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं इस इक्विटी को दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक है शेयर होल्डर फंड और दूसरा है संपा। दूसरा कौन है, संपा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हाँ हाँ संपा। अब सुनो, अरे संपा कोई है नहीं भाई, मतलब नाम रखा है मैंने, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। मैं कह रहा हूं कि ये वैसे तुम्हारे कोर्स में नहीं है, संपा तुम्हारे कोर्स में नहीं है। आ रहा समझो, बताना जरूरी है, बैलेंस शीट में आ रहा समझो। अब मैंने कहा शेयर होल्डर फंड जो है, शेयर होल्डर फंड में अलग अलग टाइप हैं जो अभी अपन कवर करेंगे, आपको अभी स्ट्रेस नहीं लेना, बट इसके भी दो टाइप मैंने आपको बता दिया। अब मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटी में भी मेरे पास दो चीज है, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। और मेरे प्यारे बच्चों एक मेरे पास लाइबिलिटी है जिसको मैं कहता हूं करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। एक नॉन करंट और एक कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सही है कि गलत है, सही है। डन, समझो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट आप मुझे सिर्फ ओवरव्यू बता दो, अभी हेडिंग हेडिंग का, क्या आप मुझे बता सकते हो? मुझे बताओ लाइबिलिटी साइड कितने आइटम है, कितने हैं, चार। दो इक्विटी के, दो लाइबिलिटी के। कौन कौन से चार हैं, शेयर होल्डर फंड्स, संपा, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट। रट्टा मारने में तो तुमने, मतलब ये वाले पार्ट में तो मानना पड़ेगा तुम्हारी काबिलियत। एसेट्स में कितने हैं, पहला करंट एंड। अब आप देखो समझो, जब आप यहाँ बैलेंस शीट पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज देखने को मिलेगी, क्लियरली एक चीज देखने को मिलेगी। देखो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, देखो हेडिंग हेडिंग दिखा रहा हूं मैं, शेयर होल्डर्स फंड, ये संपा, हमारा प्रेम से बोलते हैं इसको, कहाँ गया ये, बाकी ऐसे नाम नहीं है इसका ऐसा। आ जाओ, हाँ। अब देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या लिख रखा है बेटा, नॉन करंट, और इसके नीचे करंट भी है, जो अभी दिख नहीं रहा तुम्हें, दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो मेरी बात। मैंने कहा अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो समझने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे जब बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल है सबसे। अब देखो शेयर होल्डर फंड के अंदर जा रहे हैं हम। ये जो शेयर होल्डर फंड है ये कितनी चीजों से बना हुआ है, कितनी चीजों से बना हुआ है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। कोर्स में सिर्फ शुरुआत के दो हैं, आ रहा समझ में, तीसरा वाला आपके सिलेबस में नहीं। आ रहा समझ में। अब देखो समझो, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पढ़ के आयो। अब जैसा कई बच्चे थे उस समय कह रहे थे सर बुक नंबर 2 तो नहीं हुई, आप थर्ड चालू करा दो। तो अब उनको जब पता ही नहीं है शेयर कैपिटल क्या होता है, तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएं क्या? अगर मैं यहाँ बिठा के उनको बोलूं देखो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, वो पहले बोलेंगे ये कैपिटल तो आता था, ये शेयर क्यों लगा दिया आगे? अरे हाँ या ना? तो इसलिए क्या, पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप रटने वाली स्थिति में चले जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो शेयर कैपिटल आप समझते हो जो पैसा टुवर्ड्स कैपिटल आया है, जो पैसा टुवर्ड्स क्या आया है, कैपिटल, जो पैसा टुवर्ड्स क्या आया है, कैपिटल। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि भैया रिजर्व्स एंड सरप्लस की मैं बात कर रहा हूं, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है मेरे प्यारे लाडलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है मेरे प्यारे लाडलो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कॉल्स नरियर आता है। कौन बोला ये बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो पार्ट आता है जो आपके रेवेन्यू रिजर्व्स या कैपिटल रिजर्व। क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, आ रहा समझ में?
रिजर्व मतलब होता है जब प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप अलग करके रख देते हो। इवन जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस आता है वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। मान लो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो बैलेंस पड़ा है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या इसमें आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस इसमें आता है। अरे हाँ या ना, ऐसा पार्ट जो अल्टीमेटली काइंड ऑफ अ प्रॉफिट है, वेदर रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। अगेन, अब ये दोनों चीजें क्यों आती है इक्विटी में, ये जो शेयर होल्डर्स फंड के अंडर क्यों आ रही है, इक्विटी के अंडर ये दोनों चीजें क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि शेयर कैपिटल का जो पैसा है वो भी किसको देना है, ओनर को। रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा पड़ा है वो भी किसको देना है, ओनर को। तो अल्टीमेटली ये दोनों रिप्रेजेंट करता है ओनर की तरफ लायबिलिटी, इसलिए क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, शेयर होल्डर्स फंड। क्या आ गया बेटा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। यस कि नो? संपा कोर्स में नहीं है, बट जैसा मैंने कहा किताब जबरदस्त है, एनालिटिकल है, तो हमें समझना जरूरी है संपा कौन है। आओ आओ बेटा, अब मैंने कहा ये जो संपा है, अब होता क्या है, मान लो ये इन्वेस्टर है, अभी आज समझो ये शेयर होल्डर नहीं बने, ये इन्वेस्टर है, इन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। इन्होंने आपकी कंपनी में क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, पैसा इन्वेस्ट किया। तो आप मुझे बताओ, अगर ये आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा आ गया तो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? दो सिचुएशन हो सकती है। अरे इतना पीछे थोड़ी जाएंगे, बोले दो सिचुएशन हो सकती है, समझो। मैंने कहा अगर ऐसा हो सकता है, या तो हम उनको पैसे के सामने शेयर्स दे दें, क्या दे दें हम उनको, शेयर्स, या हम उनको रिफंड कर दें। अरे हाँ या ना, रिफंड अलग अलग क्राइटेरिया में होता है, याद आ रहा है क्या कुछ? रिफंड अलग अलग क्राइटेरिया में होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्राइटेरिया कब होता है रिफंड, एक क्राइटेरिया रिफंड का कब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके पास क्या हो बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना ही हो। एक क्राइटेरिया रिफंड का कब होता है, एक रिफंड का क्राइटेरिया कब होता है, मान लो आपने स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई किया हो लिस्टिंग के लिए और उन्होंने आपको परमिशन नहीं दी हो। एक नंबर का क्वेश्चन बता डाला मैंने, ये वो क्वेश्चन है जो 99 और 100 में आपके डिफरेंस जनरेट करेगा। अगर मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ ले, स्टेट एनी टू सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड, तो एक तो पता है तुम्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दूसरी ये मैं बता रहा हूं। अरे हाँ या ना, या कई बार एक नंबर के सवाल में ऐसा भी पूछ सकता है, अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर विच कंडीशन एप्लीकेशन मनी कैन बी रिफंडेड। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपको मैं बताता हूं, एक बार सीबीएसई ने ऐसा सवाल पूछ लिया था। कैसा? सीबीएसई ने कहा चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के अलावा कौन सी सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है? अरे हाँ या ना, अब ये क्वेश्चन जो होता है ना, यही सीबीएसई बनाता है ताकि 97 से लेके 100 तक का डिफरेंस क्रिएट करा जा सके। आ रहा समझ में? तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में आपके क्लियर होना बहुत जरूरी। अब आप समझो, मैं जो स्टोरी सुना रहा हूं, अब ये तो तेरे को ढूंढने दोनों के, आ जाओ। इन्वेस्टर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे आप देखो, ये इन्वेस्टर ने पैसा दिया, दो सिचुएशन अराइज हुई। पहला, हमारे पास शेयर आया, मतलब हम उसको शेयर दे देंगे, या फिर हम उसको पैसा लौटा देंगे। आ रहा समझ? अब जब तक आप समझो, जब तक कंपनी इस स्टेज पे अटकी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी वाली स्टेज पे, इस स्टेज पे, मान लो आपके पास पैसा आ चुका है, बट अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई नहीं है, वो पैसा आपकी जेब में पड़ा है, अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि उनको पैसा लौटाना है या उनको शेयर देना है। अरे हाँ या ना, आ रहा समझ? तो उस केस में वो जो पैसा पड़ा रहता है वो संपा में पड़ा रहता है। कहां पड़ा रहता है? संपा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आ रहा समझे? अब सुनो, कल को ऐसा हो गया, कल को ऐसा हो गया कि डिसाइड हो गया कि भैया उनको शेयर देने, तो ऑटोमेटिकली ये जो संपा वाला पैसा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में। कहां कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। कल को आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिफाइन कर दिया कि भैया अब रिटर्न करेंगे पैसा, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। कहां चले जाएगा? करंट। अरे हाँ या ना? अब देखो मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूं, पढ़ा क्यों रहा हूं, पढ़ा इसलिए रहा हूं
एक नंबर का सवाल कई बार आ जाता है कि भाई जो पैसा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में पड़ा है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हम उसको रिफंड करेंगे, तो बताओ बैलेंस शीट में वो कहां दिखेगा? कहां दिखेगा वो? करंट लायबिलिटी। अब तुम ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, या जो टीचर बोर्ड में कॉपियां चेक कर रहा है ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कि भैया आपने संपा का सवाल कैसे पूछा, संपा तो कोर्स में ही नहीं थी। अरे हाँ या ना? तो उस केस में सीबीएसई कहेगा मैंने संपा पे पूछा नहीं, मैंने तो ये कहा जो पैसा हमने डिसाइड करा है रिटर्न का करना है, मैं तो करंट लायबिलिटी के रिगार्डिंग सवाल पूछ रहा हूँ। अरे हाँ या ना? तो क्या आपके दिमाग में सेट हो गया ये क्या है कैसे है? हाँ बेटा। मतलब अबे हिंदी में बोलेगा तो समझ जाऊंगा, वापस इंग्लिश में रिपीट कर रहा है, बोल। हाँ, काम आना तो संपा में पड़ा है ना, इक्विटी में आता है, तो बट ये पैसा रिलेटेड टू तो ओनर ही है ना, प्रोस्पेक्टिव ओनर। या तो आप लौटा दोगे या रख लोगे, तो या तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा या करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। बट प्रोबेबिलिटी हायर किस चीज की है? अरे यस या नो? दिमाग में जा रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समझना मेरी बात। तो क्या आपको संपा क्लियर हो गया? आ जाओ इधर। हाँ बेटा। क्योंकि अब आपको पैसे लौटाने हैं ना बेटा, तो करंट लायबिलिटी यही तो कहती है हमें क्या करना है, पैसा लौटाना है। क्या करना है? पैसा लौटाना है। तो जो पैसा लौटाना है बेटा वो करंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। अरे यस के नो यार? समझो मेरी बात को, समझो। हम लोगों ने कहां तक शेयर होल्डर्स फंड निपटा दिया, हमने संपा को निपटा दिया। अब हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। किस में आते हैं बेटा? नॉन करंट। अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी नाम से, अब देखो नॉन करंट, अब सबसे पहले करंट नॉन करंट के बीच में डिफरेंस पता है क्या? क्या कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? बताओ बेटा। हाँ बेटा बोलो। यार जो करंट ईयर में वो करंट लायबिलिटी है। हाँ बेटा। 12 मंथ्स चालू कहां से होते हैं बेटा? बैलेंस शीट डेट जो है उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो अमाउंट पेएबल है वो करंट लायबिलिटी में आता है, उसके बाद में जो पेएबल है वो क्या आता है? नॉन करंट। ये वन ऑफ द डेफिनेशन है। क्या है बेटा? ये वन ऑफ द। अदर डेफिनेशन भी है जो ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड है, बट वो अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अभी अपन इतना मानेंगे, beyond 12 months from the balance sheet date if anything is payable that is non current, within 12 months from the balance sheet date if something is payable that is current। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा लाइबिलिटी भी दो तरह से होती है, समझो। एक लाइबिलिटी जो गुड्स के रिस्पेक्ट में, मान लो तुम वो सामान खरीद के लाए और तुमने सामने वाले को कहा बोले पैसे दे देंगे, आ रहा तुमने 3 साल बाद। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम किसी बैंक से 10 लाख रुपए लेके आए और तुम 10 लाख का सामान लेके आए, दोनों टाइप की लाइबिलिटी तो अलग अलग है ना। एक तो बोरोइंग्स है, अरे एक तो आपने कैश बोरो किया और दूसरे में आपने सामान खरीदा उधार में, दोनों में सिचुएशन अलग अलग है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जो पैसा आप बोरो करते हो लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके अलावा जो आपकी लाइबिलिटी होती है जो लॉन्ग टर्म में पेबल है उसको हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर लॉन्ग टर्म। अब बीच में मैंने एक आइटम छोड़ा, नाम बोलो। deferred tax is again not in your syllabus but I will teach you this also। आ रहा समझना? ये भी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। आ रहा समझना? आ जाओ। तो अब अपन आते हैं डेफर्ड टैक्स पे। समझो, डेफर्ड टैक्स को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत स्टोरी समझनी पड़ेगी और काम आएगा तुम्हारे ये बहुत बहुत। समझो डेफर्ड टैक्स क्या होता है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप अकाउंट्स फॉलो करते हो राइट? अकाउंट्स में अकाउंटिंग आपके रूल्स होते हैं, मतलब अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यस के नो? आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रिंसिपल्स को, इन सबको फॉलो करते हो, हाँ या ना? मैंने कहा इनको फॉलो करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो इनकम निकलती है बुक्स में उसको हम अकाउंटिंग इनकम कहते हैं। कौन सी इनकम कहते हैं हम? अकाउंटिंग। यस के नो? क्या कहते हैं हम इसको? अकाउंटिंग। वहीं पे जब मैं इनकम टैक्स में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा होता हूं, तो मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा होता हूं
उस पर्टिकुलर केस में मैं इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करता हूं। कौन सा एक्ट फॉलो करता हूं? इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम टैक्स एक्ट में फॉलो करता हूं और उसके हिसाब से जो मेरी इनकम आती है वो टैक्सेबल इनकम आती है, मतलब जिसपे मेरे को टैक्स पे करना होता है। यस के नो? तो अब अगर मैं अकाउंट्स में मेरी इनकम निकाल रहा हूं वो अलग आ रही है, मैं जब अपनी इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से निकाल रहा हूं वो अलग आ रही है। अरे हाँ या ना? एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर को पकड़ता हूं। किसको पकड़ता हूं? कंप्यूटर को। अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, यहां पे रेट मान लो 25% है फॉर एग्जाम्पल, कितनी है? मैंने मेरी बुक्स में कितनी लगा रखी है? 25। बट इनकम टैक्स में कंप्यूटर की जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 60%। कितनी है? 60%। तो कैन आई से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस कैन आई से कि भैया यहां पे क्योंकि मेरा डेप्रिसिएशन ज्यादा है, मेरे लाडलो, क्या है, मेरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे मेरी इनकम ज्यादा आएगी। अरे हाँ या ना? यहाँ पे क्या है, मेरी इनकम क्या आएगी? इनकम क्या आएगी? अरे हाँ या ना? तो कैन आई से दैट माई इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम इज व्हाट बेटा? लेस, वेर एज अकाउंट्स के हिसाब से माई इनकम इज मोर। आई हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू विच पर्टिकुलर थिंग? So can I say that because of this difference in the tax liability according to accounting rules and according to the income tax rules, इसकी वजह से क्या होता है, एक डेफर्ड टैक्स अराइज होता है। क्या अराइज होता है मेरे प्यारे बच्चों? डेफर्ड टैक्स। एक अराइज होता है डेफर्ड टैक्स, जिसको हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया एक डेफर्ड टैक्स अराइज होता है मेरा। क्या अराइज होता है? एक डेफर्ड टैक्स। तो मैं इस डेफर्ड टैक्स के बारे में डिस्कशन जो कर रहा हूं, मैंने उसका बेस बनाया है। क्या बनाया है मैंने? उसका बेस। मैंने बिल्कुल बेस तैयार किया है कि कब मेरे लिए डेफर्ड टैक्स होगा, मतलब कब मेरे लिए डेफर्ड टैक्स अराइज क्यों होगा, मैंने ये लॉजिक समझा दिया। वैसे सीए इंटर में जब जाओगे तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आप पढ़ोगे डिटेल में। तो डेफर्ड टैक्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। आ रहा समझ में? अब जब डेफर्ड टैक्स की हम बात करते हैं तो दो चीज अराइज होती है। एक डेफर्ड टैक्स एसेट है, एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। क्या बोला मैंने? एक डेफर्ड टैक्स एसेट, एक डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब तुमने अभी क्या किया है, टैक्स ज्यादा पे कर दिया है, बट तुम्हें उसका बेनिफिट बाद में मिलता रहेगा। एक जिसमें तुमने अभी टैक्स कम पे किया है, भविष्य में तुम्हें ज्यादा पे करना पड़े। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स क्या आता है? लैब। अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इनकेस एक नंबर के सवाल में पूछ ले डेफर्ड टैक्स क्या होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया दिया है कि ये टैक्सेबल इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से और टैक्सेबल इनकम एज पर अकाउंट्स दोनों में डिफरेंस होता है, उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्लैरिटी है? हाँ बेटा। डेफर मतलब वो डेफर कर दिया, ऐसा टैक्स जो डेफर हो रहा है। डेफर करना मतलब डेफर करना मतलब डेफर कर दिया। हाँ, मतलब इसका बेनिफिट हमें या तो फ्यूचर में हमारे को मिलेगा या फ्यूचर में हमें इसको देने। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? बेटा अगेन मैडम कह रही हैं सर वो एसेट में आएगा, लाइबिलिटी, मैंने कहा नेट आता है हमेशा। क्या आता है बेटा? नेट। मान लो आपने पहले ज्यादा टैक्स पे कर रखा था, आपका एसेट था 2000 रुपए का, अगले साल लाइबिलिटी आ गई 1000 की, तो अब नेट एसेट कितना दिखेगा? 1000। या तो एसेट दिखेगा या लाइबिलिटी, दोनों एक साथ नहीं दिखते। इसीलिए इसीलिए इस फॉर्मेट में जब आप देखोगे अंग्रेजी में ब्रैकेट में नेट लिखा है। क्या लिखा है? नेट। दोनों को प्लस माइनस करके दिखाने का है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया क्या? आ रहा समझे? चलो अगले आइटम। मैंने कहा ये हो गया, ये हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। किस पे आते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट आर प्रोविजंस। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजंस? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजंस? प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन। हाँ बेटा। हाँ हाँ। हम्म।
ओके आ जाओ। मैंने कहा लेट्स से आप अप्रैल से लेके मार्च तक आप अपना बिजनेस करते हो, राइट? अब इन द मंथ ऑफ मार्च लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स फोकस मार्च इनटू द पिक्चर नाउ, लेट्स फोकस मार्च। तो जब मैं मार्च की बात कर रहा हूं तो मार्च महीने में क्या प्रॉब्लम, आप समझो। आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल। मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अप्रैल में, मई में, जून में, ऐसे करते करते फरवरी तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपके बिजली का बिल कितना है, राइट? भाई आप अगर 31 मार्च को बैठे हो और 31 मार्च को आप बैठ के आप ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि भाई आपके इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कितना है, तो आप अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब तक अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। अरे हाँ या ना? बट मार्च का बिल तो अप्रैल में आएगा। तो जब 31 मार्च को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे होगे, क्या उस समय आपको एक्चुअल मार्च का बिल पता होगा? क्या आपको क्या एक्चुअल मार्च का बिल पता होगा? एक्चुअल मार्च का बिल पता होगा आपको? बिल्कुल नहीं। ये मार्च का बिल तो आपको कब पता पड़ेगा? अप्रैल। एंड आपको 31 मार्च को तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा ना। तो जब आपको एक्चुअली पता होता है कि आपको कितना पेमेंट करना है, मान लो ये बहुत ही रूलेट आदमी था, इसने अप्रैल से लेके फरवरी तक का बिल ही नहीं भरा बिजली का, आ रहा समझे? और बिजली विभाग वाले भी होपफुल थे कि एक दिन दे देगा, कनेक्शन काटा नहीं, मार्च में भी इसने यूज कर लिया, तो अब उसकी पूरे 12 महीने की लाइबिलिटी बन गई। बट 11 महीने का तो वो लाइबिलिटी बनाएगा और मार्च का वो प्रोविजन बनाएगा। समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है। प्रोविजन इज द एस्टिमेशन ऑफ द लाइबिलिटी। when you know the actual amount to be paid, you create a liability. when you have to estimate the amount to be paid, you create a provision. क्या बोल दिया अंग्रेजी में? हाँ बेटा, जो अमाउंट सर्टेनिटी के साथ नोन है वो लाइबिलिटी। जो आपको ये तो पता है कि अमाउंट पे करना है, बट कितना पे करना है वो एस्टिमेट करना पड़ रहा है, तो आप क्या क्रिएट करते हो? प्रोविजन। क्या क्रिएट करते हो मेरे प्यारे लाडलो? प्रोविजन। मुझे बताओ क्या दिमाग में गया क्या? अब प्रोविजन लॉन्ग टर्म किसका क्रिएट हो सकता है? आपने मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया, दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दैट्स व्हाट बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अरे हाँ या ना? क्लैरिटी है? मुझे बताओ मैंने कितनी हेडिंग्स बता दी? ये कह रहा 4 3 2 1, कितनी बताई? 3। पहला शेयर होल्डर फंड, उसमें कितने? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सेकंड संपा, दूसरा तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें कितने? 4। उसमें कितने? 4। नंबर 1 लॉन्ग टर्म, नंबर 2 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एसेट मत बोल देना, लायबिलिटी साइड लिख रहे हो। थर्ड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बोरोइंग्स तो पहले में आ जाती है, इसीलिए समझा समझा के ला रहा हूं, फिर भी पहली रो से आवाज आ रही है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अरे बोरोइंग होती तो पहले में आ जाती ना, बट बोरोइंग्स के अलावा जो लायबिलिटी हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा? अदर। मान लो आपने किसी से माल खरीदा, माल खरीदते वक्त ही कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है, उसने कहा ठीक है 1 महीने बाद देना, बोले नहीं नहीं हमारे पास लंबे वाले पैसे नहीं है, उसने कहा 3 महीने बाद देना, नहीं नहीं हमारे पास इससे भी लंबे वाले पैसे नहीं है, तो उसने कहा चलो ठीक है 2 साल बाद दे देना, तुमने कहा ये सही है, तो अब वो तुम्हारा क्रेडिटर जो है वो करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? अदर करंट लायबिलिटी। अरे क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ भाई, क्या आएगा? किस में डाल रहे हो? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। स्टोरी समझ में आ रही? क्या आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कौन सी साइड होती है इसमें? लायबिलिटी होती है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है? कौन से स्केड्यूल में लिखा हुआ है फॉर्मेट के बारे में? बैलेंस शीट कौन से पार्ट में है? इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट कहते हैं, या पीएनएल अकाउंट कहते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ पीएन। ऐसा चांटा मारूंगा, स्टेटमेंट बोल दिया तो अकाउंट कैसे आएगा?
अभी अभी समझाया था ना स्टेटमेंट और अकाउंट क्या होता है। तो जब स्टेटमेंट है तो आगे अकाउंट कैसे आएगा? एक घंटा यही वापस पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ जी। तो मुझे बताओ, क्या यहां तक का अपना सेट हो गया? मोस्ट प्रोबेबली कल हम पूरी बैलेंस शीट खत्म कर देंगे। उसके बाद में हम 7 या 8 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के स्पेसिफिकली करेंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड। एक दिन लेंगे पीएनएल के लिए, देन विल रैप अप। क्लैरिटी है क्या?